ये पिछले लेक्चर का पार्ट 2 है। पहले पार्ट में हमने बात की थी मेजर फैक्ट्स बिहाइंड पुअर इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पाकिस्तान। इसी की बात हो रही थी, इसी को आगे लेके चलते हैं। सबसे पहला जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, प्रॉब्लम्स इन एनएफसी अवार्ड। एनएफसी अवार्ड क्या होता है? नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड होता है। ये कहता क्या है? इसके मुताबिक क्या होता है, जो रुपीज़ होते हैं, जो बजट पेश होता है, वो फेडरल और प्रोविंसेस के दरमियान में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। जो प्रोविंसेस हैं और जो फेडरल है वो क्लेम करता है जो सबसे ज़्यादा बजट पेश किया जाता है या सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है वो पंजाब पे हो रही है, इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग ऑन अदर प्रोविंसेस। बलूचिस्तान हो गया, सिंध हो गया, केपी के, इनको इख्तियारात देने के बजाय पंजाब ज़्यादा शेयर इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, ये उनके क्लेम है। तो पंजाब वाले इस क्लेम का जवाब कैसे देते हैं? वो क्लेम का जवाब इस तरह देते हैं कि भाई हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है, हमने यहाँ के लोगों की नीड्स पूरी करनी है। यहाँ पे सिंध के लोग आए हुए हैं, यहाँ पे केपीके के लोग आए हुए हैं, यहाँ पे बलूचिस्तान से लोग आए हुए हैं, यहाँ पे अफ़गानिस्तान से कुछ लोग आए हुए हैं जो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में पढ़ते हैं। तो इस शहर की नीड्स के मुताबिक जितना आप दे रहे हो ये भी कम है। आप कहते हो हमें हमारे ज़्यादा दिया जाए। और पंजाब ये भी क्लेम करता है कि अगर बिल फ़र्ज़ अल्लाह ना करे ऐसा हो कि अगर पंजाब को अलहदा कर दिया जाए तो ये दुनिया का छठा बड़ा, पाकिस्तान दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है। अगर पंजाब को पाकिस्तान से अलहदा कर दिया जाए तो ये दुनिया का 12वां बड़ा मुल्क बन सकता है। इतना बड़ा है पंजाब, इतनी ज़्यादा आबादी। तो लोगों की नीड्स को पूरा करने के लिए जितना हमें बजट दिया जा रहा है ये भी कम है, आप क्यों क्लेम करते हो? ठीक है, ये पंजाब का काउंटर जवाब है। किसको जी? प्रोविंसेस को, सिंध को, केपीके को। और ठीक, अभी जो आपने मामला देखा होगा जी, सेवन्थ यानी कि एनएफसी अवार्ड हुआ था जो जरदारी के दौर में हुआ था, और 18th अमेंडमेंट का रोला चल रहा है, वो भी इसी में फॉल करता है। इसके बाद पार्ट 2, मल्टीपल डायलमाज ऑफ एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड इन सर्विसेज सेक्टर्स। यानी कि एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर्स की जो ग्रोथ है ये बढ़ क्यों नहीं रही? कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से हमारी ग्रोथ नहीं हो रही? एग्रीकल्चर के सेक्टर में कौन से फैक्टर हैं, मैन्युफैक्चरिंग में कौन से हैं, और सर्विसेज सेक्टर में कौन से हैं? क्योंकि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी रिलाय करती है वो एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर पे करती है। तो इसमें जो सबसे पहला फैक्टर को डिस्कस किया जाए तो लैक ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। पाकिस्तान के पास एग्रीकल्चर की एक ही यूनिवर्सिटी है जो रिसर्च वगैरह करती है, वो फैसलाबाद में, ज़रई यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद। इसके अलावा पाकिस्तान के पास कोई ऐसा रिसर्च और डेवलपमेंट का तरीक़ाकार ही नहीं है कि रिसर्च की जा सके और इसको चलाया जा सके। रिसर्च क्यों नहीं होती? क्योंकि हर हुकूमत आके एक नया मॉडल पेश कर देती है और पिछले को रिजेक्ट कर देती है, डिनाई कर देती है, जिसकी वजह से रिसर्च और डेवलपमेंट की क्या है जी, लैक है। इसके बाद है रैपिड अर्बनाइजेशन। लोग बढ़ते जा रहे हैं और आबादी बढ़ती जा रही है, खुराक कम होती जा रही है, जिसकी वजह से जो आवाम की नीड्स हैं, जो पीपल्स की नीड्स हैं, वो पूरी नहीं हो पा रही। तो इसकी वजह क्या है जी? रैपिड अर्बनाइजेशन। जो शहरों की आबादी है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और जो वसाइल हैं, रिसोर्सेज हैं, वो कम होते जा रहे हैं। ये दूसरा फैक्टर है जिसकी वजह से ग्रोथ नहीं हो पा रही। तीसरा जी, प्रिमिटिव टेक्निक्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। प्रिमिटिव टेक्निक्स, हम वही पुराना तरीक़ाकार इस्तेमाल कर रहे हैं जो बरतानिया हमें दे के गया था। हमने कोई नया तरीका इस्तेमाल ही नहीं किया। हमने एग्रीकल्चर के सेक्टर में वही पुराना तरीका, ट्रैक्टर वगैरह का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, जबकि दुनिया की सबसे बड़ी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अमेरिका करता है। आप उनकी मशीनें देखें, लेटेस्ट मशीनें हैं, वो हफ्ते का काम एक दिन में कर देती हैं। ठीक है, और एक दिन का काम एक घंटे में कर देती हैं। ठीक, अगर हम वही अमेरिकन एग्रीकल्चर सिस्टम को फॉलो करें तो हमारा एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा ग्रो हो सकता है। तो हम क्या कर रहे हैं जी, पुराना तरीक़ाकार इस्तेमाल कर रहे हैं, टेक्निक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन है वो कम हो रही है। इसके बाद है एनर्जी एंड वाटर क्राइसिस। पहले एनर्जी की बात करते हैं। पाकिस्तान में लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, एनर्जी क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो मैन्युफैक्चरिंग, जो कंपनीज़ हैं और जो फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं, उनको प्रॉपर एनर्जी मिल नहीं रही, इलेक्ट्रिसिटी मिल नहीं रही। अगर इलेक्ट्रिसिटी कम मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्टफॉल होगा और महंगी होगी, तो हमारी जो प्रोडक्ट है वो महंगी बनेगी। ठीक है, तो हमारी प्रोडक्ट महंगी भी बनेंगी और कम बनेंगी।
अगर कम बनेंगी और महंगी बनेंगी तो हमारी जो एक्सपोर्ट है वो कम होगी, एक्सपोर्ट कम होगी तो वो इकोनॉमिक क्राइसिस का सबब बनेगी। इसके बाद वाटर क्राइसिस। अब पंजाब को देखा जाए तो ये एक एग्रीकल्चर सेक्टर है, यानी कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है। सबसे ज़्यादा जो एग्रीकल्चर के लिहाज से डिपेंडेबल है वो पंजाब है। पंजाब के बाद कौन सा है जी? सिंध। सिंध कहता है हम ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे। क्यों? पानी की वजह से। हमारा सारा पानी पंजाब ले जाता है। पंजाब ने हमारे पानी पे हेड बनाए हुए हैं, बैराज बनाए हुए हैं, वो हमारा पानी चोरी करते हैं। ये सिंध का क्लेम। जबकि पंजाब का ये क्लेम है, वो कहता है बिल्कुल हम पानी चोरी करते हैं। क्यों? क्योंकि भैया हमारा जो आबादी बहुत ज़्यादा, हमारा पानी के बगैर गुजारा नहीं। तो सिंध वाले कहते हैं भैया अपने पानी पे गुजारा करो, अगर हमें हमारा पानी दिया जाए तो हम भी प्रोडक्शन में आपका साथ दे सकते हैं। लेकिन पंजाब कहता है जो पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा पंजाब पे डिपेंड करता है। लोग ज़्यादा हैं, इनकी नीड्स को पूरा करना है। जो फेडरल गवर्नमेंट है उसने अलाउ किया हुआ है पंजाब गवर्नमेंट को कि वो पानी चोरी कर सकती है। जहाँ पे दरिया नहरें गुज़र रही हैं, साथ में फसलें हैं, तो वो अपनी फसलों को वहाँ से दरिया नहरें नाले वगैरह बना के वो अपनी फसलों को पानी, क्रॉप्स को पानी दे सकते हैं, जिसकी वजह से सिंध में बहरान का शिकार है। और पंजाब जितनी अमाउंट में प्रोडक्शन होनी चाहिए थी उतनी नहीं कर पा रहा। तो हमारी एनर्जी और वाटर क्राइसिस की वजह से हमारी इकोनॉमी बेहतर नहीं हो रही। इसके बाद है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क। इसमें क्या है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है या कम्युनिकेशन नेटवर्क है, सड़कें हो गई वो ख़राब बहुत ज़्यादा है, टूटी फूटियाँ, सवाए लाहौर के और चंद शहरों के। हमें एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए क्या करना पड़ता है, रूरल एरियाज़ पे क्या करना पड़ता है, डिपेंड करना पड़ता है। तो जब रूरल एरिया से ट्रक वगैरह किसी शहर में आएगा, मिसाल के तौर पे लाहौर में आता है, इस्लामाबाद में आता है, तो आने पे उसको फ्यूल ज़्यादा लगेगा। एक तो फ्यूल कॉस्टली पड़ेगा, दूसरा अगर दूर दराज के इलाकों में जाना है तो जो हमारी सब्ज़ियाँ फल वगैरह वो गल सड़ जाते हैं, क्योंकि प्रिजर्वेशन का कोई तरीका नहीं है कि खुराक को महफूज कैसे किया जा सके। ठीक है, तो हमारा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर और कम्युनिकेशन नेटवर्क अच्छा होगा तो जो ट्रक एक गांव से किसी शहर में एक दिन में पहुंचता है वो चंद घंटों में पहुंचेगा, और हम एक कॉस्टली नहीं पड़ेगा हमें फ्यूल की वजह से। तो हमारी इकोनॉमी बेहतर होगी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कर लिया जाए गांव के भी, ताकि वहाँ से रास्ते में कुछ लूट मार भी करने वाले होते हैं। तो ये 4-5 फैक्टर हैं जिसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, रैपिड अर्बनाइजेशन है, प्रिमिटिव टेक्निक्स है, पुरानी तरीके, एनर्जी और वाटर क्राइसिस है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। ये वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विसेज सेक्टर ग्रो नहीं कर पा रहा। तो हमें एज अ रिज़ल्ट हमें क्या करना पड़ रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है। इसी को कंटिन्यू करते हुए हम देखते हैं जी मेजर फैक्ट्स बिहाइंड, कंटिन्यू करते हैं जी। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज PSE अंडर मिनिस्टीरियल क्लिंचेस, यानी कि जो पब्लिक सेक्टर हैं जैसे कि स्टील मिल हो गया, PIE होगी, इसके बाद हमारी रेलवे हो गई, ये मिनिस्टर्स, ठीक है, सियासतदानों के हाथ में, पॉलिटिकल लीडर्स के हाथ में है। ठीक, वो जैसे चाहते हैं इसको तोड़ मरोड़ करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से 5 साल वो तोड़ मरोड़ करते हैं और आगे आने वालों के लिए क्या होती है, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, वो इसको स्टेबल और मेंटेन नहीं कर पाते। सबसे पहला जी, पाकिस्तान स्टील मिल हैज़ इनकर्ड Rs 50 बिलियन लॉस इन लास्ट 3 ईयर्स। पिछले 3 सालों में हमें स्टील मिल से $450 मिलियन का नुकसान हुआ है। ठीक है, तो इंस्टेड हमें जो पाकिस्तान की इकोनॉमी इसकी जो गिर रही है, ये भी उसका एक सबब है कि जो हमें क्या करनी चाहिए, स्टील मिल बंद कर देनी चाहिए। यह इसका जो खसारा, यानी कि जो आवाम की ह्यूमन डेवलपमेंट पे जो पैसे खर्च होने थे वो इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट्स वो किस पे स्पेंड हो रहे हैं जी, स्टील मिल पे जा रहे हैं, स्टील मिल का खसारा पूरा करने पे लग रहे हैं। ठीक है, तो हमें $450 बिलियन का नुकसान हुआ है पिछले 3 सालों में सिर्फ पाकिस्तान स्टील मिल से। इसके बाद पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस हैज़ इनकर्ड 110 बिलियन लॉसेस। जो पाकिस्तान की एयरलाइन है जैसे PIA, इससे हमें $110 बिलियन का पिछले 3 सालों में क्या हुआ है जी, नुकसान हुआ है। यानी कि PIA भी नुकसान में जा रही है, खसारे में जा रही है, स्टील मिल भी खसारे में जा रही है।
ये क्यों खसारे में जा रही हैं? क्योंकि उसमें प्रॉपर मैकेनिज़्म नहीं है, चेक एंड बैलेंस सिस्टम नहीं है, ठीक है। और तीसरी ये कि पॉलिटिकल लीडर्स के हाथ में है, वो जैसे इसको चाहते हैं चलाते हैं, ठीक है, इंस्टेड ऑफ कि वो किसी पॉलिसी को मद्देनज़र रखते हुए इसको चलाएं जी। इसके बाद है थ्योरी ऑफ डच। थ्योरी ऑफ डच क्या कहती है? ये बहुत मज़े की और इम्पोर्टेंट भी है। थ्योरी ऑफ डच कहती है कि पाकिस्तान को या किसी भी स्टेट को किसी एक फैक्टर पे रिलाय नहीं करना चाहिए। जैसे कि पाकिस्तान 3 फैक्टर पे रिलाय करता है, एक इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और तीसरा क्या, सर्विसेज। हमने स्टार्टिंग में ओवरव्यू में देखा हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो भी नुकसान में जा रहा है। इसके बाद हमने अपना दूसरा इंडस्ट्रियल सेक्टर देखा, वो भी नुकसान में जा रहा है, सिर्फ सर्विसेज सेक्टर। तो अगर हम एक ही सेक्टर पे रिलाई करेंगे तो जो दूसरे सेक्टर हैं वो क्या करते जाएंगे, डिनाई करते जाएंगे, वो खसारे में जाते जाएंगे। और एक ठीक फिर इन फ्यूचर क्या होगा, अगर पाकिस्तान एक ही सेक्टर पे रिलाई करेगा तो अगर फ्यूचर में वो भी गिर गया तो हमारे पास कोई दूसरा सोर्स नहीं होगा जिसकी वजह से हम अपनी इकोनॉमी को स्टेबल कर सकें। सिवाय एक ही तरीका है, वो कौन सा जी, IMF से कर्ज़ लो और पाकिस्तान चलाओ। जैसे ही कर्ज़ लेते हैं तो पाकिस्तान की चीज़ें महंगी हो जाती हैं, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ डच कहती है कि जितने सेक्टर हैं उन पे बैलेंस इक्वल यानी कि रिलाई किया जाए। सिर्फ एक ही को अपना रोज़गार का ज़रिया नहीं बनाना चाहिए, तीनों में यानी कि डेवलपमेंट होनी चाहिए सिवाय एक में डेवलपमेंट करने के। तो पाकिस्तान सिर्फ सर्विसेज पे डिपेंडेबल होता जा रहा है इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर। हमने फैक्टर तो डिस्कस कर लिए कि वो कौन से फैक्टर थे जिनकी वजह से हमारी इकोनॉमी डिक्रीज़ हो रही है, नीचे गिर रही है, दिन ब दिन मईशत नीचे गिर रही है, रोज़गार नहीं मिल रहा, यानी कि वो फैक्टर देख लिए कौन कौन से थे हमारे, इंडस्ट्रियल थे, सर्विसेज थे और तीसरा कौन सा था जी, एग्रीकल्चर था। इन 3 की वजह से हमारी क्या थी, इकोनॉमी ग्रो नहीं कर पा रही थी। अब हमने ये देखना है कि वो कौन सी प्रॉब्लम है, वो कौन से मसाइल हैं जो कि इकोनॉमी के नीचे गिरने से पैदा होते हैं जी। प्रॉब्लम फेस ड्यू टू इकोनॉमिक क्राइसिस, यानी कि इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से, यानी कि इकोनॉमी के नीचे गिरने की वजह से कौन से प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ रहे हैं। सबसे पहला ये ग्रोइंग इन्फ्लेशन। ग्रोइंग इन्फ्लेशन मतलब कि महंगाई का बढ़ना, दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है। पाकिस्तान में जो सालाना महंगाई बढ़ रही है वो 13% है, यानी कि जो चीज़ इस साल 100 रुपये की थी वो नेक्स्ट ईयर कितने की हो जाएगी, 113 की, उससे नेक्स्ट ईयर को 126 की, ठीक है। हर साल 13% बढ़ रहा है। अंडे सबसे छोटी मिसाल ले लो अंडे की, अंडा पहले कितने का मिलता था, 5 का, फिर 7 का, फिर 10 का, यानी कि उसमें क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है प्राइसेस, ठीक है। दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का फेस करना पड़ रहा है, ठीक। दूसरा जी कंप्रोमाइज्ड ह्यूमन डेवलपमेंट। इकोनॉमी के नीचे गिरने की वजह से और महंगाई के बढ़ने की वजह से जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, जो इंसान है, वो कंप्रोमाइज्ड लाइफ गुजारने पे मजबूर हो चुके हैं। जैसा कि हम हेल्थ डिपार्टमेंट देखें, एजुकेशन देखें, यानी कि अगर आपके घर में पैसे ही नहीं है, पेरेंट्स पैसे नहीं लेके आते, वो इतने पैसे लेके आते हैं कि सिर्फ आप कुछ थोड़ा बहुत खा सकें, 3 वक्त का खाना खा सकें, तो फिर वो आपका इलाज मुआवजा अच्छा नहीं करवा सकते। इसके अलावा आपको अच्छी एजुकेशन नहीं दे सकते। फिर वो जेंडर गैप रखते हैं, ठीक है, बच्चों में जेंडर गैप 2 साल के बाद 3 साल का या 4 साल का जेंडर गैप रखते हैं ताकि जितने हैं उनको अच्छा खिलाया जा सके, ठीक है। पाकिस्तान की इतनी ज़्यादा आबादी गंदा पानी पीने पे मजबूर है, ठीक है, सिर्फ किसकी वजह से, इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से। इसके बाद है थ्रेट ऑफ नेशनल डिसइंटीग्रेशन। पॉइंट नंबर 3, नेशनल डिसइंटीग्रेशन क्या है जी। पाकिस्तान के जो प्रोविंसेस हैं वो एक दूसरे को क्या कहते हैं जी, बुरा भला कहते हैं। जैसे पंजाबी बलोची को बुरा कहता है, बलोची सिंधी को कह रहा है सिंधी, फिर पंजाबी को, पठान को, यानी कि कौमों का मजाक उड़ाया जाता है एक दूसरे का, एक दूसरे पे जोक बनाए जाते हैं। हम एक दूसरे को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं। पंजाब बलूचिस्तान को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, बलूचिस्तान पंजाबी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, पेशावर वाला सिंधी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, सिंध वाला पंजाब को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, यानी कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ है। क्यों ख़िलाफ़ है, क्यों
इस वजह से वो कहते हैं सबसे ज़्यादा बजट पंजाब पे लगाया जा रहा है। पंजाब वाले खुद परेशान हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास जॉब्स वगैरह नहीं है। ठीक, तो होना ये चाहिए था कि हमें हुकूमत के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करना चाहिए था, हुकूमत से डिमांड करनी चाहिए थी कि भाई हमारी नीड्स पूरी करो। दूसरे को मिल रहा है, कौन दे रहा है? हुकूमत दे रही है। ठीक है, तो हुकूमत को यानी कि हमें थ्रेड करना चाहिए इंस्टेड ऑफ थ्रेडिंग प्रोविंसेस, पीपल, लैंग्वेज, सेक्टेरियन इशू। ठीक है, इसके बाद है इंसेसमेंट डिपेंडेंस ऑन फॉरेन एड। पाकिस्तान जो है वो फॉरेन एड पे बहुत ज़्यादा क्या करता है जी, डिपेंड करता है। छोटी छोटी शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ बनाता है, 5 साल की, 3 साल की। नई गवर्नमेंट आती है, वो अपनी एक नई पॉलिसी लेके आ जाती है। फिर जब पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइस आता है तो पाकिस्तान की शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। पाकिस्तान को फॉरेन एड पे डिपेंड करना पड़ता है। जैसा कि हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो ग्रो नहीं कर रही। पाकिस्तान के अंदर कोई एक डोमेस्टिक इंडस्ट्री नहीं है जो कि अच्छा काम करती हो। हम अमेरिका से क्या करते हैं जी, हमें पैसे दे दो जी। जब इकोनॉमी कराई जाता है, अमेरिका के पास जाते हैं, फिर आईएमएफ के जाते हैं। आपके साथ आपका नेबर बैठा हुआ है, वो इतना बिलो द रेड लाइन वो रह रहा है। ठीक है, इंडिया की बात कर रहा हूँ। वो आईएमएफ के पास सिर्फ एक दफ़ा गया और उसने उसका जो कर्ज़ा एक दफ़ा लिया था वो भी उतार दिया, जबकि पाकिस्तान आईएमएफ के पास 22 दफ़ा जा चुका है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है जी लैक ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यानी कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि हमारी जो पॉलिसी है वो शॉर्ट टेन्योर है। हर 5 साल बाद एक नया हुक्मरान आता है, वो क्या करता है जी, पॉलिसी को चेंज कर देता है। तो जैसे फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान आता है, हम उसे किस बेस पे लाए होते हैं, किन कंडीशंस पे लाए होते हैं कि हम आपका टैक्स माफ़ करेंगे, हम आपको ये सहूलियात देंगे, हम ये आपको रिसोर्सेज देंगे। ये कहने के बाद जैसे ही नई हुकूमत आती है वो कहती है भाई टैक्स पे करो। तो एक तो ट्रस्ट डेफिसिट है, उन्हें पाकिस्तानी गवर्नमेंट पे क्या है जी, ट्रस्ट नहीं है। तो इसी वजह से क्या होता है जी, जो फ़ॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने को तैयार ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है हर 5 साल बाद एक नया हुक्मरान आता है, वो हमारे लिए बेहतर नहीं होता। जैसे कि पीछे मैंने एग्जांपल दी थी कि परवेज़ मुशर्रफ ने फ़ॉरेन इन्वेस्टर को बुलाया, उन्हें यकीन दिलाया कि हम आपके साथ हर तरह का ताउन करेंगे। तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट आई, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी थोड़ी बहुत स्टेबल हो गई। इसके बाद है जी ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट, जो नेक्स्ट पॉइंट है। तो पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से क्या हो रहा है जी, अनएम्प्लॉयमेंट, लोग बेरोज़गार होते जा रहे हैं, रोज़गार नहीं है। ठीक है, अभी कोविड-19 की वजह से और भी लोग बेरोज़गार हो गए हैं। ठीक है, इकोनॉमी गिरने की वजह से राइजिंग पॉवर्टी, गुर्बत बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है? रोज़गार नहीं है तो गुर्बत बढ़नी है। तकरीबन 50% लोग बिलो लिविंग बिलो द रेड लाइन, वो रेड लाइन से नीचे, यानी कि गुर्बत की एक लकीर से भी नीचे रह रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब वे फॉरवर्ड, हमने फैक्टर्स पढ़ लिए कि हमने सबसे पहले ओवरव्यू पढ़ा कि ओवरव्यू में बताया गया कि पाकिस्तान का 2018 और 19 का सर्वे क्या था, हमारी इकोनॉमी की क्या ग्रोथ रेट थी, सर्विसेज सेक्टर हमारा क्या कर रहा था, ग्रो कर रहा था। इसके बाद हमने उसके फैक्टर्स पढ़े जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी क्राइसिस हमें फेस करना पड़ रहे हैं। इसके बाद हमने उन फैक्टर्स की वजह से हमें कौन कौन से प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहे हैं वो पढ़ लिए। अब वे फॉरवर्ड, इसका सलूशन क्या? इसका सबसे पहला ये सलूशन है कि कंसिस्टेंट पॉलिसी बनाई जाए। एक ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिस पे तमाम पॉलिटिकल लीडर्स, आर्मी और तमाम लोग उस पर क्या करें, अमल करें। वो 5 साल के लिए ना हो बल्कि सारी ज़िंदगी के लिए, उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस किए जाएँ विद द पैसेज ऑफ टाइम, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसी पॉलिसी का इस्तेमाल किया जाए ताकि एक पॉलिसी चलेगी, अच्छी पॉलिसी बनाई जाए और उस पर सख्ती से अमल करवाया जाए। दूसरा जी रीस्ट्रक्चरिंग एंड डिसेंट्रलाइजिंग एफबीआर फॉर द एफिशिएंट टैक्स कलेक्शन। एफबीआर का जो टैक्स कलेक्शन का सिस्टम है उसको एफिशिएंट बनाया जाए। सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई किया जाए किन किन लोगों पे टैक्स लागू होता है, कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने कंपनियां बनाई हुई हैं, कौन कौन से लोग हैं जो इनफॉर्मल वे में पैसा कमा रहे हैं और उन्होंने अपने जो बिज़नेस है वो रजिस्टर नहीं करवाए।
पहले लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए, फिर उनके कंपनीज या डिपार्टमेंट को रजिस्टर किया जाए, उसके बाद वो टैक्स पे करें, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी बेहतर हो सकती है। इसके बाद है प्रमोशन ऑफ बिजनेस फ्रेंडली इकोनॉमिक पॉलिसीज़ टू इम्प्रूव ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान अगर इनसे टैक्स ले रहा है तो उन्हें एक बिज़नेस फ्रेंडली इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाए, ठीक है, लोग आसानी से अपना कारोबार कर सकें और उसमें से टैक्स क्या कर सकें कि हुकूमत को पे कर सकें। तो अगर वो हुकूमत को टैक्स पे करेंगे, हुकूमत और उनके दरमियान ट्रस्ट लेवल होगा, वो एक दूसरे पे यकीन करेंगे कि हाँ हमारा जो टैक्स हम दे रहे हैं वो लोगों की फलाह बहबूद के लिए लग रहा है, ना कि सियासतदान अपने सेल्फ इंटरेस्ट पे यूज़ कर रहे हैं। तो जब बिज़नेस फ्रेंडली इकोनॉमिक पॉलिसी बन जाएंगी तो लोग बिज़नेस भी अच्छा करेंगे और हुकूमत भी खुशहाल होगी और लोग भी खुशहाल होंगे। नेक्स्ट है जी इमिटेशन ऑफ चाइनीज़ एंटरप्रीन्योरशिप रिवर्स इंजीनियरिंग, यानी कि चाइना का जो मॉडल है वो पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट किया जाए, चाइनीज़ लोगों को यहाँ पे लेके आया जाए, उनके साथ ट्रस्ट बनाया जाए, उनकी कंपनीज से तरीक़ाकार सीखा जाए, मैकेनिज़्म सीखा जाए कि आप प्रोडक्ट बनाते कैसे हो, महंगी प्रोडक्ट कैसे बनाते हो, सस्ती प्रोडक्ट कैसे बनाते हो, उन्हें यहाँ पे बिज़नेस फ्रेंडली माहौल पेश किया जाए, ठीक है, वो यहाँ पे लोगों को ट्रेनिंग दें, ट्रेनिंग देने के बाद हम अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री लगाएं। जब अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री लगाएंगे तमाम प्रोविंसेस को इक्वल राइट्स देंगे तो हमारी इकोनॉमी एज अ रिज़ल्ट ग्रो करेगी, ठीक है। हमें इकोनॉमी के लिहाज से दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा चाइना ऊपर जा रहा है, जो कि इस वक्त अमेरिका को भी डिफीट कर रहा है। तो हमें चाइना का मॉडल को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग एनी अदर कंट्री। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जी, अ वे फॉरवर्ड मॉडलिंग फॉर एक्सपेंडिंग एक्सपोर्ट्स। हमें ऐसा मॉडल फॉलो करना चाहिए जिसकी वजह से हमारा क्या हो, जो एक्सपोर्ट है वो एक्सपेंड हो सके। तो वो कैसे एक्सपेंड होगी, अगर हम तमाम प्रोविंसेस को इक्वल राइट्स देंगे, जैसे कि पंजाब को दिया जा रहा है, वाटर की सप्लाई दी जा रही है, इसके अलावा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है बाकी प्रोविंसेस के निस्बत, तो सिंध को भी वैसे ही लगाया जाए, बलूचिस्तान का भी वैसे ही ख्याल रखा जाए, KPK का भी वैसे ही किया जाए, ठीक। सब में तमाम को इक्वल राइट्स दिए जाए। जब इक्वल राइट्स दिए जाएंगे तो जो उनका एग्रीकल्चर सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है और तीसरा सर्विसेज सेक्टर है, उसको बेहतर बनाया जाएगा। तो अगर बेहतर बनेंगे तो हमारी क्या होंगी, एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी। जब एक्सपोर्ट बढ़ेंगी तो एज अ रिज़ल्ट हमारी इकॉनमी बेहतर हो जाएगी। रेगुलेशन ऑफ इनफॉर्मल इकॉनमी, इनफॉर्मल इकॉनमी यानी कि जो कंपनी रजिस्टर नहीं है उसको रजिस्टर करवाया जाए, ये हम पहले बात कर चुके हैं। मर्जर ऑफ कोर एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज टू एक्सपेंड प्रोडक्शन, अ पर्सपेक्टिव ऑफ ग्रोथ पोल थ्योरी। सबसे पहले समझ लें कि ग्रोथ पोल थ्योरी क्या होती है। ग्रोथ पोल थ्योरी ये होती है कि जो ऐसा शहर, सिटी या स्टेट, जैसे कि लाहौर की मिसाल ले लें, इस्लामाबाद की मिसाल ले लें, जो कि ग्रोथ पहली ग्रो है, लाखों लोग दूसरे शहरों से आके इधर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो इसी का मॉडल बढ़ाते जाएं कि लाहौर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री लगाई जाए, इस्लामाबाद के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री लगाई जाए, ताकि ये जो पर्सपेक्टिव है ये फैलता फैलता साथ शेखुपुरा, गुजरांवाला, ठीक है, ये उन इलाकों तक पहुंच जाए। यानी कि एक रीजन से शुरू होगा और फैलता फैलता ये अप टू पूरे पंजाब को कवर कर लेगा। ये है ग्रोथ पोल थ्योरी। तो ऐसी इंडस्ट्री लगाई जाए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री जब लगाई जाएगी तो लोग इधर क्या करेंगे जी, माइग्रेट करेंगे, लोगों को अच्छा रोज़गार बनेगा। ये थी ग्रोथ पोल थ्योरी। इसके बाद है सब्सिडाइजेशन ऑफ प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट्स टू इन्हेंस रेवेन्यूज़, यानी कि वो जितने भी प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे हैं, जितने भी लोग कारोबार कर रहे हैं, उनको सब्सिडाइज़ दिया जाए, उन्हें फ्री बिजली दी जाए, फ्री लेबर दी जाए, इलेक्ट्रिसिटी दी जाए। अगर वाटर पे वो डिपेंड करते हैं तो उन्हें वाटर फ्री में दिया जाए, जिसकी वजह से अब वो उनकी प्रोडक्ट अच्छी बनेगी तो एक्सपोर्ट बढ़ेंगी तो हमारी एज अ रिज़ल्ट इकोनॉमी बेहतर बढ़ेगी। इसके बाद अब प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CPEC प्रोजेक्ट्स। जो CPEC का प्रोजेक्ट है उसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए।
अगर उसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है तो हमारा बलूचिस्तान, फाटा और दूसरे जो इलाके हैं इनमें क्या होगा जी, एम्प्लॉयमेंट का फैक्टर बढ़ेगा है। एक तो एम्प्लॉयमेंट का फैक्टर बढ़ेगा, दूसरा हमारे चाइना के साथ रिलेशंस अच्छे होते जाएंगे, तीसरा पाकिस्तान इकोनॉमी के लिहाज से क्या करेगा, ग्रो करेगा। अगर इकोनॉमी के लिहाज से ग्रो करेगा तो हम किसी भी कंट्री को डिफीट कर सकते हैं, इंडिया को, और साथ ही हमारा अफ़गानिस्तान के जो मसाइल हैं इनको आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।